नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। और मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आईएएस के तबादले फेर बदल का फेर। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार कामकाज में कसावट लाने के लिए प्रयास कर रही है और जिसके चलते प्रशासनिक फेरबदल भी हो रहे हैं। सरकार कामकाज की समीक्षा भी लगातार कर रही है। जहां कमियां खामियां मिल रही है वहां पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हो रही है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद प्रशासनिक कामकाज पर नजर भी रखी जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। मोहन सरकार में ब्यूरोक्रेट्स पर खास नजर। 8 महीने में बदले 32 कलेक्टर। नई सरकार, नई जमावट, या फिर आ रही थी कई शिकायत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 8 महीने की सरकार में विदिशा और शहडोल जिले में 2-2 कलेक्टर पदस्थ हो चुके हैं। इन दोनों ही जिलों के कलेक्टर महज 4.5 महीने का कार्यकाल पूरा कर पाए। इसके पहले गुना जिले में 3 बदले जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जिलों में पदस्थ किए गए कलेक्टर्स में से अब तक 32 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। इस बीच प्रशासनिक हलके में कलेक्टर्स की एक और सूची जल्द ही जारी होने के संकेत दिए जा रहे हैं, जिसमें आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि मोहन सरकार बनने के बाद कैसे कलेक्टर्स की पोस्टिंग हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासनिक फेरबदल प्रशासनिक व्यवस्था का एक भाग है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले के कलेक्टर और एसपी ऐसे थे जिनके कार्यकाल को समय बीत चुका था, उनके तबादले की स्थिति थी। तो नियम प्रक्रिया के आधार पर मध्य प्रदेश में जनहित के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके आधार पर तबादले किए और सारी सरकारें तबादले करती हैं। 28 दिसंबर को गुना से तरुण राठी हटे। 31 दिसंबर को अमनवीर सिंह बैंस गुना कलेक्टर बने। 31 दिसंबर को नीरज कुमार सिंह उज्जैन, नरेंद्र सूर्यवंशी बैतूल, सोनिया मीना नर्मदापुरम कलेक्टर बने। 3 जनवरी को किशोर कान्याल शाजापुर से हटे। रिजू बाफना शाजापुर की नई कलेक्टर बने। 4 जनवरी को दीपक सक्सेना जबलपुर, शीतला पटले नरसिंहपुर कलेक्टर बने। 5 जनवरी को कौशलेंद्र विक्रम सिंह भोपाल और आशीष सिंह इंदौर कलेक्टर बने। 7 फरवरी को हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग हटे और 8 फरवरी को आदित्य सिंह हरदा कलेक्टर बने। 8 फरवरी को शैलेंद्र सिंह छिंदवाड़ा कलेक्टर बने। 19 फरवरी को संजय कुमार श्योपुर कलेक्टर से हटे और 29 फरवरी को लोकेश जांगिर श्योपुर कलेक्टर बने। 9 मार्च को रतलाम में राजेश बाथम, स्वरोचिष सोमवंशी सीधी, धर्मेंद्र जैन उमरिया, सुधीर कोचर दमोह, नेहा मीना झाबुआ, बुद्धेश वैद्य विदिशा कलेक्टर बने। 10 मार्च को रुचिका चौहान ग्वालियर कलेक्टर बने। 14 मार्च को सत्येंद्र सिंह गुना, सुरेश कुमार पन्ना, तरुण भटनागर शहडोल, चंद्रशेखर शुक्ला सिंगरौली कलेक्टर बने। 23 जून को सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघल हटे। संस्कृति जैन नई कलेक्टर बने। 23 जुलाई को कटनी कलेक्टर दिलीप यादव, मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग बने। 10 अगस्त को केदार सिंह शहडोल, सोमेश मिश्रा मंडला, गिरीश मिश्रा राजगढ़, रोशन कुमार सिंह विदिशा, मृणाल मीना बालाघाट, हर्ष सिंह डिंडोरी, हर्षल पंचोली अनूपपुर और हिमांशु चंद्रा नीमच कलेक्टर बने। 14 महीने की जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी तो ये हम पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस तबादला उद्योग चला रही है। अब आप बताइए कि अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी ने 32 कलेक्टर नहीं हटाए, इन्होंने अपने 8 महीने के कार्यकाल में हटा दिए। कितनी इनके मन में असुरक्षा और अस्थिरता है और कितनी अनुभवहीनता है, आप खुद इससे अंदाज लगाइए। मोहन यादव सरकार की शपथ के समय गुना कलेक्टर तरुण राठी थे। दिसंबर में गुना जिले में बस में आग लगने पर यात्रियों को जलने के बाद कलेक्टर तरुण राठी को हटा दिया गया। इसके बाद बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस को
गुना की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमनबीर सिंह की पोस्टिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम के दौरान एसपी और कलेक्टर दोनों को सामूहिक रूप से डांट लगाई थी। बाद में यहां सत्येंद्र सिंह नए कलेक्टर 14 मार्च को जारी आदेश में बने। अमनबीर यहां 2.5 माह कलेक्टर रहे। वैसे 8 महीने की मोहन सरकार ने प्रदेश में महज 32 कलेक्टर ही नहीं बदले, बल्कि संभाग आयुक्तों को बदला है। इसी अवधि में चंबल, ग्वालियर, रीवा में भी 2-2 संभाग आयुक्तों की पदस्थापना की गई है। कई आईपीएस भी इधर से उधर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो आईएएस के तबादले फेरबदल का जो फेर है, इसको लेकर सियासत भी जारी है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। ऐसे में इस तबादले को लेकर किस तरह से क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अधिक बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र पाल सिंह राजा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मिलन भार्गव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आना चाहता हूं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके पास ही, और आपसे ही मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से ये तबादलों को लेकर बार बार कांग्रेस विरोध जताती आ रही है, क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं? इन तबादलों को आप कैसे देखते हैं, और क्यों आखिरकार आपको लगता है कि अगर कसावट लाई जा रही है, कामकाज में सुधार की दिशा में सरकार बढ़ रही है, तो आप उसको इस आशंका या इस नियत से क्यों देखते हैं? देखिए, नियत कुछ नहीं है, लेकिन जब हम विपक्ष में हैं तो बारीकी से सरकार के हर कार्य को देखना पड़ता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले जो लंबे समय से कोई कलेक्टर या एसपी या कोई अधिकारी किसी एक जिले में रहता है, उनका तबादले होते ही हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है, एक चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं। तो अब ये तो वो नहीं कह सकते, दलील दे नहीं सकते कि लंबे समय से वो टिके हुए थे इसलिए बदलना जरूरी था, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के पहले तबादले हुए ही थे। विधानसभा चुनाव के पहले जिनका समय 3 साल से ज्यादा हो गया, तो वो सारे के सारे तबादले हो गए। कुल मिला के जितने भी कलेक्टर जिनको जिले की कमान संभाल रहे थे, उनको बहुत थोड़ा समय ही हुआ था अपने जिलों की कमान संभालते हुए। लेकिन उसके बाद सरकार वही थी। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बदला। अब मुख्यमंत्री बदलते ही अगर सरकार का चलाने का तरीका बदल जाए, या सरकार की नीति बदल जाए, या नियत बदल जाए, ये कहना अलग विषय है। सरकार तो वही है, लेकिन ना जाने पूर्व मुख्यमंत्री पर या तो भरोसा नहीं है, या पूर्वोत्तर सरकार पर भरोसा नहीं है, या ना जाने क्या आपसी ऐसे मामले रहे कि जिलों के कलेक्टर बदले गए। लेकिन ठीक है, बदलना अपनी अपनी जगह, सबका अपना स्टाइल है, लेकिन बदले हुए कलेक्टरों को फिर बहुत जल्दी वापस बदल देना, ये कौन सी बात हुई है? उसके पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और तमाम लोग क्या करते थे, कांग्रेस ने तबादला उद्योग खोल लिया। अब ये बताएं कि कलेक्टरों के जितने तबादले हुए हैं, लगभग 32 से ज्यादा कलेक्टरों के तबादले हुए हैं। तो इन तबादले जब इतने सारे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि फिर ये कौन सा उद्योग है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? और 4-4, 5-5 महीने के लिए एक कलेक्टर कि उसको बदल देना। अब ये असंतोष क्या अधिकारियों पे है, या पूर्वोत्तर सरकार पे है, या उनके अन्य नेताओं पे है? ये स्पष्टीकरण आना चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कलेक्टरों के बदलने से क्या लॉ एंड ऑर्डर या प्रदेश की स्थिति सुधर गई है? निश्चित रूप से ये विशेष अधिकार सरकार का होता है, अपने हिसाब से अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं, कर्मचारियों के किए जाते हैं, उनपे भी अब बैन खुला है। 7 महीने बाद प्रभारी मंत्री मिले हैं, तो निश्चित रूप से वो भी तबादले होंगे। लेकिन जो आपका प्रश्न था वो ये है कि हम इस तरीके से अगर प्रशासन को चलाएंगे, निश्चित रूप से कसावट नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी कलेक्टर को अगर आपने बनाया है, सोच समझ के अगर बनाया है, सोच समझ के तबादला किया है, तो उसे मौका देना चाहिए, ताकि वो कुछ समय उस जिले में ठहर सके, रुक सके, और वहां के विकास के कार्यों को कर सके। और ये तू आ तू जा, ये आया ये चला, ये चलता रहा तो जिला नहीं चलता है। कहीं ना कहीं जो मूलभूत समस्या है या विकास की अवधारणा, वो रुकती है, थमती है। और इस सरकार ने अपने कृत्यों से साबित कर दिया है कि तबादला उद्योग ये चला रहा है। चलिए जवाब लेते हैं। मिलन जी, बार बार इतने तबादले आखिरकार क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं शैलेंद्र जी, इन आरोपों पर आप क्या जवाब देंगे? मिलन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, इन तक आवाज तो नहीं पहुंच रही, लेकिन हमारे साथ चूंकि वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। गौरव जी जुड़े हुए हैं। गौरव चतुर्वेदी सर, आपसे हम समझना चाहते हैं किस तरह से इन तबादलों को आप देखते हैं। नहीं, देखिए, जब भी कोई सरकार बदलती है या नया मुख्यमंत्री आता है तो वो एक अपनी कार्य योजना लेकर चलता है और उस कार्य योजना के लिहाज से वो अधिकारियों को तय करता है कि कौन क्या काम करेगा। रही बात जो कलेक्टरों को बदला गया है, इतनी तेजी के साथ अधिकारियों को बदला भी नहीं जाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। होता यह है कि आपको प्रशासन कैसा करना है, आपको कैसे मध्य प्रदेश को चलाना है, उस प्रदेश को चलाने के लिए आपकी जो कार्य योजना है वो सामने रख दी जाए अफसरों के सामने और उनसे कहा जाए कि तय समय सीमा के अंदर तय लक्ष्यों की पूर्ति करें। अगर वो उसे ना कर पाए तब किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देना है। अगर पद से हटाने की बात है, ट्रांसफर करने की बात है तो किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि विधानसभा चुनाव भी थे, अभी लोकसभा चुनाव भी थे और एक गाइडलाइन थी कि जिनका कार्यकाल 3 साल से ऊपर हो चुका है या नजदीक है उन्हें हटा दिया जाए, तो उन अधिकारियों को हटाया भी जाए। तो कम से कम इन अफसरों को एक बार अवसर दिया जाना चाहिए था। इसमें होता ये देखिए कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहते थे कि हर संवर्ग में हमारे पास लिमिटेड अधिकारी हैं और हमें उन्हीं से काम लेना है, वो योग्य है या अयोग्य है, लेकिन काम उनसे लेना है। तो आपको उनको एक तो अवसर प्रदान करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब निजी इच्छा की बात आती है या राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति की बात आती है तो जो लिमिटेड संवर्ग है उस संवर्ग के अधिकारी बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा करने लगते हैं। बड़े नेताओं से तात्पर्य मेरा जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा की जाती है और उनकी सिफारिशों पर पोस्टिंग होती आई है। तो इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए और जो प्रक्रिया है, एक 3 साल की जो समय सीमा है, 3 की बजाय 2.5 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, वो चलता है। अगर किसी अधिकारी से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो उसे हटाए जाने में कोई अनुचित बात भी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 साल और 2.5 साल 3 साल का समय दिया जाना चाहिए। चलिए, तो समय सीमा जो है आप उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। मिलन भार्गव जी जुड़ चुके हैं। मिलन जी, चाहे शैलेंद्र जी हो चाहे गौरव जी हो, उनका कहना है कि जो तबादले हो रहे हैं उसमें थोड़ा समय तो देने की जरूरत है। ऐसा होती है और लंबे समय से इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देखिए, ये निहायत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी अधिकार है जिसमें वो अपनी टीम के सदस्यों की, चूंकि प्रशासनिक सेवा में कार्यरत जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब उनकी टीम का अभिन्न हिस्सा है, जिनके माध्यम से वो सारी योजनाओं को और मध्य प्रदेश के विकास में जिस प्रकार की विजन को लेकर चल रहे हैं उसमें किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता बेहतर हो सकती है, उसमें कहाँ किसको स्थानांतरित करके उस व्यवस्था को और कैसे सुचारू और उपयोगी बनाया जा सकता है, इस दिशा में काम करते हैं। और इसी नियत भावना के साथ ये जितना भी बदलाव प्रशासनिक हुआ है ये उसी का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये भूल गए 2018 का वो कालखंड जब मध्य प्रदेश के मंत्रालय को दलाली का अड्डा बना दिया था। हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट की कह रही, 50-50 हजार लोगों के स्थानांतरण कर दिए थे कमलनाथ जी ने। रेट लगते थे, बोलियां लगती थी और मंत्रालय में जिस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों के साथ कांग्रेस के आए दिन पदाधिकारी लाल घूसे चलाते थे और जबरदस्ती घुस जाया करते थे। कभी आपने सुना इतने वर्षों में कि मंत्रालय में किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति मारपीट करके घुसे? लेकिन उस समय आम बात थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हुड़दंगी चूंकि स्वभाव से गुंडागर्दी वाले होते थे, उस समय भी गुंडागर्दी अपना आपा खो बैठे थे कि साहब मंत्रालय तो हमारा है, हम जूते की नोक पर चलाएंगे। ये दृश्य देखा है, गौरव जी बैठे हैं, पूछ सकते हैं उनसे भी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हर पैनी नजर अपने स्थितियों पर रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो तबादला उद्योग बनाया था वो ऐसे ही थोड़ी आरोप लगा दिया था। 50-50 हजार लोगों के ट्रांसफर कर दिए और गोलियां लगाई जाती है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासनिक उसमें कसावट लाने के लिए लोगों की उपयोगिता योग्यता के आधार पर उसमें क्षणिक बदलाव किया है तो ये आरोप लगा रहे हैं। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थर नहीं उछाला जाते। आपको लगता है इस पर सिर्फ सियासत हो रही है? मिलिंद भार्गव जी, आपको लग रहा है कि सियासत हो रही है, इसके पीछे कोई वजह नहीं, ऐसा लगता है आपको?
बिना वजह, देखिए बिना वजह की ये चलिए चर्चा है। शैलेंद्र जी, क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए इस तरह के विरोध किए जाते हैं? क्या जो एक मौलिक अधिकार है उसका इस्तेमाल सीएम अगर कर रहे हैं तो उसमें मीन मेख निकालना जरूरी हो जाता है? देखिए, बड़ी सीधी बात है। मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी का डिफेंड करना उनका धर्म है, फर्ज है, वो निभा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, एक ही जिले के 8 महीने में 3 बार कलेक्टर का तबादला हो जाए, शहडोल और विदिशा में 2-2 बार कलेक्टर बदल दिए जाएं, तो सवाल तो उठते हैं ना। सवाल इसलिए भी उठेंगे कि पूर्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अमूमन ये होता है कि किसी दल की पार्टी होती है, दूसरे दल की पार्टी जब आती तो तबादले होते हैं कलेक्टरों पे, अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट करना होता। लेकिन आपके ही दल की पार्टी के बाद आपके ही लोग थे, उन्हीं एजेंडों को तो आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छी चल रही थी, जब भी हमें मत मिला है, जब भी हमें बहुमत मिला और हम सरकार में आए। फिर क्या ये अधिकारी सबके सब क्या बेकार थे, या इन्होंने ढंग से कार्य नहीं किया जो आपने अविश्वास कर लिया? अभी मेरे काबिल मित्र मिलन जी बोल रहे थे कि 50,000 से ज्यादा तबादले। भूल गए हैं कि लगभग जो उनकी सरकार थी 15 साल की, उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर की कोई नीति नहीं लेकर आए थे। कमलनाथ जी नीति लेकर आए थे, ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे, और 50,000 से ज्यादा ट्रांसफर एक सिंगल क्लिक पर उस समय हुए थे। खैर कोई बात नहीं, आरोप लगाना उनका फर्ज है विपक्ष के ऊपर, वो पुरानी बातें हैं। ठीक है, हमने तबादला उद्योग चलाया, आप कह रहे हैं, तो आप क्या चला रहे हैं हुजूर, ये तो बता दीजिए। जब कोई तबादले अगर कांग्रेस ने किए उस समय, तो तबादला उद्योग हो गया। अब अगर आप तबादले करते हैं तो तबादला उद्योग नहीं है, उसकी टर्मिनोलॉजी दूसरी है। कसावट लाना है, हमें हमारी टीम बनाना है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, और जब हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे तब तबादला उद्योग हो गया। तो ये दोहरी बातें होती हैं कि हम लाख गुनाह करें, आप उसके बारे में कोई सवाल ना उठाएं, लेकिन आपने कुछ किया है, हम हजारों सवाल बिल्कुल आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। विषय ये है कि आज ये जो ट्रांसफर लगातार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिलों में जो काम होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। प्रभारी मंत्री बनने में भी लेट हुए हैं। आज 7 महीने बाद कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री वो दे पाए हैं। जिला स्तर पे जो काम होना था, जिला स्तर की जो मीटिंगें होनी थी, जिला सरकार की जो बैठकें होनी थी, वो 7 महीने से नहीं हो पाई। अब जाके वो तबादले वहां पे भी होंगे। हम तो आपसे आगाह कर रहे हैं, मिलन जी आप भी जरा कोशिश करिए, संगठन के आदमी है, कि जो सरकार में बैठे लोग हैं दुरुपयोग ना करें। ये सरकार आई है तो उसका लोगों के भलाई के लिए काम करें, और ये तबादला उद्योग नीचे पे ना चलाएं। आप भी जरा कसावट रखिएगा आपकी सरकार के ऊपर, आपका भी फर्ज है। मिलन जी देखिए, सवाल उनका सीधा है कि 8 महीने में 32 कलेक्टरों के तबादले हुए हैं, संभाग आयुक्त बदले गए हैं, आईपीएस बदले गए हैं, कामकाज पे असर पड़ रहा है, क्या काउंटर करेंगे? देखिए सनी भाई, एक तो बड़ी हिम्मत की मैं दाद दूंगा शैलेंद्र जी की, वाहवाही है, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ ये स्वीकार किया कि 50,000 से ऊपर इनके तबादले हुए। तो इसी को उद्योग कहते हैं, जहां इतनी कम संख्या जो डबल डिजिट में गिनी जाए, और वहां जो संख्या आप 4 0 लगते हैं उसके आगे वो गिन चुके हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं। हिम्मत की दाद दूंगा। लेकिन देखिए तबादला जो होता है, देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कमी आ जाती है, या कोई बीमार हो गया, किसी के परिवार में कोई समस्या है, या किसी की आवश्यकता है इसको ट्रांसफर लेना, तो एक समय सीमा है जिसमें कोई कार्य प्रभावित ना हो, क्योंकि वर्ष का एक कैलेंडर बनता है जिसमें सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करना जाता है। तो उसको बड़े व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई, और आज भी सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में। लेकिन कभी तबादला उद्योग जैसी बात भारतीय जनता पार्टी में स्थापित इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ उमंग सिंगार जी ने आरोप नहीं लगाए थे, आपकी सरकार में रहते आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह जी को उसका माफिया बताया था कि किस प्रकार से माफियागिरी चला रहे हैं, खनन माफिया ये है, अवैध शराब का व्यापार ये कर रहे हैं, अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर रहे हैं। तो आपकी तो नेता प्रतिपक्ष जो आज बनाकर रखा है उन्होंने राजनीति अपनी जगह है, आपके आरोप प्रत्यारोप दोनों के अपनी अपनी जगह पे आप लगाते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यह आती है कि काम रुका हुआ है। और यही सवाल मैं गौरव जी से पूछना चाह रहा हूं। गौरव जी, राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो जिले का विकास होना चाहिए कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। आपको लगता है इसमें कोई नई कोई पॉलिसी लाने की जरूरत है जिसको लेकर सरकार आगे बढ़े, ताकि ये जो आरोप लगते हैं इससे भी सरकार बचे और जो काम है वो सुचारू रूप से हो सके? नहीं, देखिए नई पॉलिसी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस भी है, मध्य प्रदेश सरकार की भी गाइडलाइंस है कि किसी भी अधिकारी को कम से कम काम करने का समय 3 साल दिया जाना चाहिए किसी भी एक स्थान पर। और 3 साल से ज्यादा इसलिए 3 साल के बाद इसलिए हटाया जाता है कि वो अधिकारी वहां पर पदस्थ होते हुए अपनी सत्ता स्थापित कर लेता, और उस सत्ता को तोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में मैं आपको कई ऐसे विभागों के उदाहरण बता सकता हूँ जिलों में, संभागों में, कि जहाँ के मुखिया
8-8, 9-9, 10-10 साल से पदस्थ हैं। नियम 3 साल में हटाए जाने का है, वो नहीं हटाए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि आईएएस मनीष सिंह के अपने सेवा काल का पूरा समय, अधिकांश समय इंदौर में गुजरा। वो विभिन्न पदों पर रहे, एसडीएम पर पदस्थ हुए थे, कलेक्टर के पद से वो ट्रांसफर हुए, उसके बीच में उन्होंने न जाने कितने पदों को, नगर निगम आयुक्त रहे हों, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आईडीए रहे हों, एकेबीएस के अधिकारी रहे हों, और भी जगह पर वो पदस्थ रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी एक अधिकारी को एक जिले में निश्चित समय सीमा तक पदस्थ करना चाहिए, जो उसकी योग्यता के अनुरूप होता है और अन्य अधिकारियों की योग्यता के अनुरूप भी होता है। ऐसे ही पुलिस विभाग के कई अधिकारी हैं जो बड़े महानगरों में जैसे ही पदस्थ होते हैं तो अपनी पूरी नौकरी उसके विभिन्न थाना क्षेत्रों और विभिन्न सर्कलों में गुजार करके रिटायर हो जाते हैं। इन अधिकारियों को अलग अलग पदस्थापना की जाना चाहिए। पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी पर सरकार काम करे। अगर कोई अधिकारी उचित तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो सरकार को हटाने का अधिकार है, सरकार उन्हें हटाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन आंखों के इशारे से होता है, ना कि ट्रांसफर करने से। मुख्यमंत्री की इतनी क्षमता होना चाहिए कि पटवारी स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पता चल जाए, जिसके बाद कोई और पटवारी को सजा दे दी जाए, तो जिसके बाद कोई भी पटवारी, कोई भी सिपाही अपनी गलत हरकत ना कर पाए, आम आदमी को परेशान ना कर पाए। यहाँ कलेक्टरों को बदला जा रहा है तो सवाल इतना लाजमी है। 8 माह में 32 कलेक्टर बदले जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। चलिए, आपसे ही सवाल है मिलन भार्गव जी, इस दिशा में क्या कदम बढ़ा रही है सरकार, खासतौर पर जो पॉलिसी को लेकर बात होती, कई अफसर ऐसे जो लंबे समय से एक ही जगह पे हैं, तो कई लोगों का बार बार तबादला हो रहा है। ये जो काम प्रभावित हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? क्या कोई नया कैबिनेट का फैसला आने वाला है इस दिशा में? जिस तरह से बात हो रही गौरव जी के साथ भी, और जो लोगों को तकलीफ होती है उसको दूर कैसे करेंगे? देखिए, पॉलिसी को लेकर अभी कुछ कह पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी बन रही है और किस प्रकार की पॉलिसी आएगी, जैसी ये जारी होगी उसके बाद भी कुछ कहना ठीक होगा। लेकिन जिस प्रकार की बातचीत आप कह रहे हैं कि जिसमें बहुत लंबे समय से कोई अधिकारी है, पोस्टिंग है, देखिए जिस प्रकार की जानकारी आती है और कोई अच्छा अधिकारी अच्छे तरीके से उस जगह को काम कर रहा है और उसकी बेहतरी हमारे उस योजना और विभाग के लिए उपयोगी है, तो लंबे समय रखे रहना मुझे लगता है कि उचित भी है। लेकिन जब कभी लगता है कि उस व्यक्ति को हटाकर दूसरी जगह उसकी उपयोगिता है, तो वहां भी लाभ लिया जाना चाहिए। और ये समय समय पर होने वाली एक प्रक्रिया है जो अभिन्न हिस्सा है प्रशासनिक ढांचे का। मुझे लगता है इसी के तहत इस तरह के प्रयास सरकार कर रही है और सरकार बहुत सुशासन की तरफ बढ़ रही है। सुशासन का ही नतीजा है जो हम 163 सीट लेकर आते हैं और 29 लोकसभा चुनाव जीतते हैं। यही लोकतंत्र में प्रमाण सबसे बड़ा है और इससे बड़ा कोई प्रमाण की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं। क्योंकि आप जब विपक्ष से पूछेंगे तो विपक्ष को तो हर कार्य में राजनीति करनी है, राजनीतिक चश्मे से हर चीज का विरोध करना, हर कार्य का। आप इनसे पूछ लीजिए इन 20 वर्षों में कोई अच्छे कार्य की इन्होंने तारीफ की हो या इनकी कांग्रेस पार्टी ने किसी अच्छे काम में सहभागिता दी हो। शैलेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, चाहे वो बस हादसा हो या दूसरे हादसे हो, तत्काल प्रभाव से सरकार ने एक्शन भी लिया है, तो आपको उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुरंत ही अधिकारियों को हटाया गया। और जिस तरह से बता रहे हैं वो कि जहां पर जिसकी जरूरत है सरकार उस हिसाब से उसको एडजस्ट करती है। तो आप बतौर विपक्ष क्या पॉजिटिव भूमिका भविष्य में निभाने जा रहे हैं इस दिशा में? देखिए सनी जी, बात बड़ी स्पष्ट है कि जहां जरूरत है वहां करना चाहिए। कोई अगर गलत काम होता है या कहीं लापरवाही होती है, निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं उस बात को एग्री करता हूं, लेकिन लगातार ट्रांसफर करना, बेवजह ट्रांसफर करना, इन पर सब सवाल उठते हैं। लगाम लगना चाहिए। जिले स्तर पे काम नहीं हो रहे हैं। मिलिंद जी ने कहा कि 50,000 का स्वीकारा, हाँ शिक्षकों का किया। आप 15 साल तक नहीं कर पाए थे, कोई नीति नहीं बना पाए थे, और वो नीति बनाई तो 50,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। आपने कहा तबादला उद्योग। तो ये आपकी भी नजर है। मुझे नसीहत देने के अलावा आप भी अपने ऊपर नसीहत रखें कि जब हम थे तो आप भाई आरोप लगा सकते हैं। अभी तो जीतू पटवारी जी भिंड गए थे और किस प्रकार की भाषा कलेक्टर को। चलिए, हमें रुकना पड़ेगा, हमारा समय समाप्त हो रहा है। माफी के साथ मैं बीच में आपको रुकूंगा। शैलेंद्र जी और मिलन जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शैलेंद्र जी आपका भी, मिलन जी आपका भी, गौरव चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आईएएस के तबादले हो, आईपीएस के तबादले हो, सरकार का ये अपना अधिकार होता है और सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से अधिकारियों के तबादले भी करती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जनता से चुने
चुनी हुई सरकार होती है तो जनता के कामों पर इसका गहरा असर ना पड़े, इस दिशा में सरकार जरूर सोचती होगी। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, इस दिशा में जनता भी सोच रही है और जनता भी देख रही है। उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस विचार के साथ ये तबादले हो रहे हैं, उसको सरकार उस उद्देश्य को हासिल कर पाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।